नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर। दरअसल लंबे समय की मांग थी कि किसानों का जो उत्पाद है उसका समर्थन मूल्य तय किया जाए। समर्थन मूल्य जो तय था वो नाकाफ़ी था, इसलिए अक्सर चुनावी वादों में समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की बात हर पार्टी करती आई। भाजपा ने कहा था कि वो किसानों के गेहूं की, जहां तक बात करें तो हम दो खास जिन्स की बात करेंगे, गेहूं और धान की। बाकी तो सभी, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रमुख पैदावारों में गेहूं, धान और सोयाबीन है। खास बात यह कि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और किसानों की लंबे समय से मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। आज खुशी की बात यह कि समर्थन मूल्य तो तय हुआ, ये खुशी की बात है, लेकिन समर्थन मूल्य उम्मीद के हिसाब से तय नहीं हुआ, ये दुख की बात है। आज ये दुख और सुख दोनों की हम बात करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है उसमें किसानों को 2275 रुपये प्रति कुंटल गेहूं पर पहले खरीदी होती थी, अब वो बढ़कर हो गई है 2445, यानी 2425 रुपये। लगभग 150 रुपये का फ़ायदा है प्रति कुंटल, लेकिन वादा इससे ज़्यादा का था, जो हम चर्चा में जिक्र करेंगे। जहाँ तक जौ की बात है, ये 1980 है, पहले ये 1850 थी। इसमें 130 रुपये प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य बढ़ाया। चना जो है वो था पहले 5440 रुपये, अब उसे बढ़ाकर 5650 रुपये कर दिया गया है। इसमें 210 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मसूर को 6425 से बढ़ाकर 6700 कर दिया गया है, इसमें 275 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सरसों की जहाँ तक बात है वो 5650 रुपये प्रति कुंटल थी, अब उसे 5950 रुपये लिया जाएगा, यानी 300 रुपये प्रति कुंटल का किसान को इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, लाभ मिलेगा। कुसुम, इसे सूरजमुखी भी कहते हैं, इसे सरकार ने 5800 रुपये से बढ़ाकर 5940 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदी का समर्थन मूल्य तय किया है, यानी 140 रुपये प्रति कुंटल की इसमें बढ़ोतरी की गई है। ये लेकिन बढ़ोतरी कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे की तरह है। किसानों को जो लागत आती है, लागत मूल्य बहुत ज़्यादा है। डीजल पेट्रोल के दाम भले ही स्थिर हैं, 2-3 साल से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मजदूरी में इजाफा हुआ है। फर्टिलाइजर की हम बात करें उसमें इजाफा है, ट्रैक्टर के सामानों की बात करें उसमें इजाफा है, और जो भी महंगाई की दर बढ़ रही है उसमें किसान भी शामिल होता है। चाहे वो बच्चों की फ़ीस की बात हो, बच्चों की पढ़ाई की बात हो, इलाज की बात हो, उसे कोई राहत नहीं मिल पाती है। समर्थन मूल्य उसका एकमात्र ऐसी उम्मीद की किरण होती है जिसे वो टकटकी लगाए देखता रहता है, और चुनाव के समय अक्सर इस पर बात होती है। आज भी अगर हम इस पर बात कर रहे हैं तो बड़े राज्य, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, और उसके बाद आने वाले राज्यों की बात करें तो फिर दिल्ली राज्य में भी चुनाव है। इस तरह की बातें हम कर सकते हैं कि ये चुनाव की वजह भी है या किसानों की ज़रूरत है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री जयंत सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हमारे साथ हैं केदार शंकर सिरोही जी, और टेलीफोन लाइन पर है हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और एक तरह से कृषि के जानकार भी कह सकते हैं, किसानों के खुद किसान हैं, रमेश सिंह जी। जियो पॉलिटिक्स के भी जो जानकार हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनमें है जो उन्हें एक गांव में रहने वाले आम व्यक्ति से अलग बनाती। ऐसे रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन पर हैं। तो चर्चा की शुरुआत में करूंगा केदार जी आपके साथ। मामला किसानों का है, और हम कई बार ये कहते हैं कि जब किसान की बात होती है तो फिर किसान की होती है, उसमें कोई पार्टी, सरकार, दल कुछ नहीं होता, ना पत्रकार होता है, ना कुछ होता है। तो आपकी राय, ये जो समर्थन मूल्य है, ये मैंने कहा कि इसमें दो चीज़ें हैं। खुशी है कि घोषित किया गया, बढ़ोतरी की गई है। दुख ये है कि जो उम्मीद थी, जो ज़रूरत थी, उसके हिसाब से ये काफ़ी कम है। आपकी राय? देखिए, ये एक तो रूटीन प्रक्रिया है। 70 के दशक से जब से सीएसीपी का गठन हुआ है तब से कॉन्सेप्ट आ चुका है कि एमएसपी का जो मूल्य है वो निर्धारित करने का। धीरे धीरे क्रॉप बढ़ती गई। आज की तारीख में 23 क्रॉप करीब पे एमएसपी हो रहा है खरीफ रबी में जी। अभी जो आया है, 2-3 चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत है टेक्निकली। एक, देश का जो किसान है वो मांगना क्या चाह रहा है, वो एक्चुअली इनकम गारंटी की बात कर रहा है। तो इनकम गारंटी तब आएगी जब प्रोडक्शन का गारंटी हो और दूसरा प्राइस का गारंटी हो। दोनों के लिए टूल है हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि टूल नहीं है। प्रोडक्शन की गारंटी देने के लिए हमारे पास फसल बीमा है, परंतु उसमें कई लेकुना है।
एमएसपी जो प्राइस की गारंटी की बात आती है कि इससे मिनिमम ना बिके, उसके लिए एमएसपी है, प्राइस गारंटी के लिए और MSP। स्वामीनाथन कमेटी में भी इसका जिक्र आया था। हाँ, ये दोनों देखिए, ये एक बहुत लंबे समय से जब डेवलप कंट्री की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों तीनों तरह के फैक्टर आते हैं, इसलिए वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो हमारे यहाँ से ज़्यादा वाइबल है। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी कहा गया, कई बहुत लंबे समय तक चर्चा आई। स्वामीनाथन रिपोर्ट आप हम सब लोग के सामने रही, इसलिए ज़्यादा उसके बाद में अशोक दलवाई रिपोर्ट भी आ चुकी है जी। अशोक दलवाई में भी उससे अच्छे अपग्रेडेड आइडियाज रखे गए हैं, क्योंकि 2004-05 के दौर का और 2018 के दौर में बहुत परिवर्तन आया। सवाल ये आ रहा है यहाँ पर सर कि एक तो एमएसपी का कैलकुलेशन, कि भाई आप जो एमएसपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका कास्ट है, उसका आधार क्या है। आज की तारीख में जो एमएसपी का कैलकुलेशन आया, जैसे सोयाबीन का बात है, लागत ही 6,000 है, एमएसपी 4,892 रुपया है। ऐसे ही अभी जो गेहूं का आया है, चने का है, जो मध्य प्रदेश का आइडेंटिटी तो एक्चुअली गेहूं और चने से है। अब चना जब पिछले बार सरकार ने खुद ने 7,000 तक एमएसपी पे खरीदा है, एमएपीपी स्कीम के तहत एमएसपी कम था, परंतु वो एक एमएपीपी के माध्यम से बढ़ाते गए थे 7,000 तक। अब आप देखिए कि सरकार ने बात किया था, सरकार ने वादा किया था कि हम C2+ में देंगे। अभी A2FL पे ही जो पैसा है वो दिया गया। अब A2FL पे जो है आज किसानों का जैसे 210 रुपया बढ़ा, उसके बाद भी 1300-1400 रुपये का जो सरकारी आंकड़े उसमें भी घाटा है, गेहूं में घाटा है भी। तो जब तक हम लोग सही कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस है उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में जब तक हम लोग ग्रास रूट लेवल के डेटा अगर हमारे बीच में नहीं लाएंगे, तो ये बाइबल मुझे लगता है नहीं निकलेगा। किसानों के लिए ऑन पेपर बहुत अच्छी चीज़ें दिखती है, आज पूरे देश को बड़ी अच्छी लगा होगा कि भाई आज एमएसपी डिक्लेयर हो गया, बट अल्टीमेटली खरीदी कितनी होती है। आप देखिए जितनी क्रॉप का एक ये गेहूं है जो 35% करीब का प्रोक्योरमेंट हो जाता, पल्सेस का तो अभी जो डिमांड और ज़रूरत आ रहा है उसके चक्कर में हो जा रहा है, बाकी क्रॉप में तो खरीदी नहीं हो रही है। तो सिर्फ डिक्लेयर होना मतलब फार्मिंग का, किसान का, या यूं कह लें ये रूरल गेहूं में भी खरीदी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार उसे मुफ्त बांटती है, पीडीएस है। अगर मुफ्त ना बांटे तो बाकी जिन्स की तरह इसकी भी खरीदी कम हो जाएगी। सर किसान के लिए तो गरीब भगवान है। अगर समझ लीजिए जो अभी जिस तरीके का इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है पूरा जाने का, अगर ये पीडीएस मामला ही नहीं हो तो आप ये मान लीजिए गवर्नमेंट अगर खरीदी ना करे तो खरीदी नहीं करे तो ये जो गेहूं है ये आप 2400 की बात कर रहे हैं, जो 1500-1700 रुपये में आजकल इंटरनेशनल ट्रेड में जो अमीर देश है वो अपने देश पे हेवी सब्सिडीज हैं, उनके यहाँ प्रोडक्शन सब्सिडीज हैं, बिजनेस सब्सिडीज हैं, बिकना ही बंद हो जाए तो किसान का तो मतलब आज की तारीख में अगर पीडीएस ना हो तो खेती हमारे देश की तो कम से कम बहुत ज़्यादा घाटे की तरफ। किसान का पीडीएफ ना हो तो दिक्कत है, और किसान अगर गेहूं पैदा न करे तो गरीबों की दिक्कत है, क्योंकि फिर गरीब को सरकार कहाँ से ला के देगी मुफ्त का अनाज। हाँ, ये भी एक दिक्कत है। और जो अंतर्राष्ट्रीय हम सिनेरियो की बात करें तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद गेहूं का संकट पूरी दुनिया में है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए तो ब्रेड बटर का दिक्कत आ गई, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के लिए यूक्रेन से गेहूं की निर्यात होता था। दुनिया भर का कम से कम 10% जो गेहूं है वो यूक्रेन और रशिया से जाता था, रूस से जाता था। तो ये अभी तो बहुत सारी स्थितियाँ भरी दुनिया भर में खराब है, लेकिन किसानों को लेकर, गेहूं को लेकर शायद थोड़ी सी हम उसमें मुश्किल में भी थोड़ा सा वो ढूंढ रहे हैं कि इसमें अच्छाई क्या है। तो मैं लौटूंगा आपके पास केदार जी। ये मसला इसलिए भी गंभीर है कि किसान आखिर खेती जब करता है तो उसके बेटे खेती नहीं करना चाहते। हर पेशे का जो परिवार होता है उसके परिवार में पुत्र पुत्री या जो परिवार के होते हैं वो उस धंधे को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन किसान ऐसा दुर्भाग्यशाली एक प्राणी है जिसके बेटे, जिसकी बेटियां खेती में नहीं जाना चाहते। कोई भी परिवार किसी कृषक से शादी अपनी बेटी की नहीं करना चाहेगा, उसे मालूम है कि ये मुश्किल में रहता सदा। रमेश जी, आप किस ढंग से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि ये घोषित तो हो गया है लेकिन ये लोगों को नाउम्मीद भी करता है, और नाउम्मीद इसलिए करता है कि खर्च बढ़ रहा है। अगर आपने 150 रुपये कुंटल गेहूं पर बढ़ाए हैं तो फिर धान को भूल गए आप। मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से पर धान की खेती होती है, और अगर ये उसमें शामिल नहीं है तो आगे पीछे सरकार को धान पर भी एमएसपी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो सिंगल जिन्स की हम बात करें या उसके साथ 10-12 जिन्स और जोड़ दी जाए। आपकी राय इस एमएसपी की बढ़ोतरी को किस नज़रिए से देखते हैं?
राघवन जी, सर किसान इस एमएसपी से बिल्कुल खुश नहीं है। किसान को के साथ छलावा किया है, भुलावा डाला। आप ये देखिए कि सोयाबीन और धान को इस एमएसपी की लिस्ट से ही बाहर कर दिया, जबकि मध्य प्रदेश में धान का रकबा सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में उन फसलों को डाला गया है जिनका रकबा कम है। और रमेश जी, अभी हाल की बात है, मध्य प्रदेश फिर से सोयाबीन के मामले में सोया स्टेट बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में ये रबी की MSP। हाँ, एमएसपी रबी की है, लेकिन इसमें एमएसपी सूरज, तो अभी तो खरीफ की फसल आने वाली है और रबी की हम एमएसपी घोषित कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि दिसंबर की हम बात करेंगे तो सारी जो बरसाती फसल है वो बिकेगी और रबी की फसल तो मार्च अप्रैल में आएगी। तो मुझे लगता है कि जिसको पहले करना था उससे अभी बाद में रखा है, और जिससे बाद में करना था उसको पहले कर दिया है। तो ये भी एक किस्म का अटपटा सा लग रहा है। जी रमेश जी। सरकार के इस कदम, इस घोषणा में ना तो तारतम्यता है ना तार्किकता है। ना सरकार ने अपनी घोषणाओं को इसमें शामिल किया और न किसानों की जरूरतों को इसमें शामिल किया, और न किसानों के कष्ट को देखा, और न किसानों की वास्तविक समस्या क्या है उसको देखा। मैं आपको बताऊं राघवन जी, मतलब छोटी से छोटी आर्थिक गतिविधि का किसान पे असर पड़ता है। अब सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने वाली है। जैसे ही वो वेतन भत्ते बढ़ेंगे तो महंगाई एकदम से बढ़ेगी मार्केट पे, और उस महंगाई का जो किसान है, मजदूर है, उस पर सीधा असर पड़ता है। उस पर सीधा तो आपने तो मतलब सरकार ने एक फार्मूला बना रखा कर्मचारियों के वेतन का, जिस तरह से मुद्रा स्थिति बढ़ती है उसी हिसाब से उनके वेतन भत्ते बढ़ा दिए जाते, क्योंकि मुद्रा स्थिति किसान को प्रभावित नहीं करती। किसान के साथ जो समस्या है उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। किसान की लागत हर साल बढ़ती है। इस समय धान में जो यूरिया हो या डीएपी हो या पेस्टिसाइड हो, वो इतने महंगे हो गए हैं कि धान की अगर ये इस साल वर्षा नहीं होती तो पूरी लागत लगाने के बावजूद भी फसल नष्ट होने का खतरा था। लेकिन सरकार, अब हमारी किस्मत है कि वर्षा हो गई और वो बच गई, लेकिन इस बावजूद की लागत तो बहुत बढ़ जाती है, और सरकार ने उस के आधार पर अपने जो उनका जो एमएसपी का मूल्यांकन है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। धान का तो इसमें बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया, जबकि धान नरेंद्र मोदी की गारंटी थी 3100 की धान, इनने छत्तीसगढ़ में दे रहे धान 3100 रुपए। अभी उड़ीसा जीते, उड़ीसा दे रहा है, तो मध्य प्रदेश से इतना सौदेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अभी अमित शाह हरियाणा गए थे चुनाव, तो मैंने पढ़ा था कि हरियाणा में उनने गारंटी दी थी कि हम धान की खरीदी 3100 पे खरीद करेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई कहने वाला नहीं था भैया। इनने मध्य प्रदेश में भी ये घोषणा की थी और 2 साल हो गए अभी तक मतलब एक नया पैसा नहीं आया। तो ये हरियाणा में क्या करेंगे? तो सरकार ने जो ये इस समय जो ये घोषणा की है, ये किसान के साथ छलावा। किसान कतई खुश नहीं है। आप ये देखिए, ये जो सरसों का रकबा है, सरसों का रकबा मध्य प्रदेश में बहुत कम है। सरकार की रणनीति ये है कि ऐसी फसलों पे एमएसपी बढ़ा दो ताकि एक परसेप्शन चला जाए कि किसान, ये सरकार किसान हितैषी है। क्योंकि एक किसान से पूछा जाए तो इससे बहुत कम किसानों को लाभ होगा, और उनकी भी जो लागत है उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा। आपने सूरजमुखी पे दे दिया, सरसों पे दे दिया। जौ का रकबा तो बहुत ही कम है। जौ के मामले में तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ परसेंटेज का रकबा होगा जिसपे आपने एमएसपी दी है, जबकि धान और सोयाबीन और गेहूं पे भी बहुत कम एमएसपी दी। धान और सोयाबीन जो कि मुख्य फसल है मध्य प्रदेश की, उसको आपने हाथ भी नहीं लगाया, तो किसान कहाँ से संतुष्ट होगा? किसान के साथ धोखा हुआ है। जी रमेश जी, दरअसल पिछले चुनाव की हम बात करें तो 2700 रुपये कुंटल गेहूं की बात हुई थी और 3100 रुपये कुंटल धान खरीदी की बात हुई थी। ये 2 फसलों का हम फोकस इसलिए करें क्योंकि ये मध्य प्रदेश की ऐसी फसल है जो ज़्यादातर बोई जाती है। और तीसरा उसमें हिस्सा आता है सोयाबीन का। तो सोयाबीन, गेहूं और फिर धान तीसरे क्रम पर। लेकिन जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें मुद्दा उठाया वो ये कि सरकार चलाने वाले जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों को बिल्कुल नियमितता के साथ सरकार आगे बढ़ाती है और उसमें बढ़ोतरी भी करती है। और किसान चूँकि संगठित नहीं है,
दीगर जो चीज़ें हैं संगठन है, वो लोग श्रमिक की हम बात करें वो भी संगठित नहीं है। अब मामला बदल गया क्योंकि पूंजीपतियों का मामला आ गया, कम्युनिस्ट और समाजवादी थोड़े से कमज़ोर पड़ गए। इसके चलते आप देखिए कि जो सरकार चलाते हैं कर्मचारी, उनका वेतन भत्ता तुरंत बढ़ता है, उनकी जेब में पैसा आता है और वो बाज़ार में ऊंची दरों पर, यानी उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो सामान की खरीदी करते हैं, व्यापारी दाम बढ़ाता है, महंगाई थोड़ी सी ऊपर जाती है और उसमें मर जाता है किसान और ऐसा आदमी जो सरकारी नौकरी में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। तो ये अलग है कि वो कई लोग इसके सैंडविच बन जाते हैं। लेकिन जयंत जी, जो सारा मामला है, आपने 5-7 उन चीज़ों के दाम बढ़ा दिए जो रबी की फसल है। अभी हाल तो जो है खरीफ की फसलों का है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मध्य प्रदेश की तरफ से शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 18 साल, अब कृषि मंत्री भी हैं। मुझे लगता है कि उनसे या तो चूक हुई है या फिर डिमांड देखी जाएगी किस तरह की मांग देश में से आ रही है, उसके बाद फिर इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। क्योंकि राजनीति में ये होता है कि आप 1 रुपये बढ़ाकर 50 पैसे कम कर दो तो लोग राहत महसूस करते हैं। अगर आपको 1 रुपये बढ़ाना हो तो 50 पैसे बढ़ाइए, फिर जब डिमांड आई तो फिर 50 पैसे और बढ़ा दीजिए, तो मामला ख़त्म हो जाता है। तो ये सियासत हो सकती है, लेकिन इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी गारंटी को लोग गारंटी मानेंगे, इस पर संदेह पैदा होता है। आपकी राय पूरे मामले में? राघवेंद्र जी, देखिए अभी पिछले दिनों जिस क्षेत्र से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आते हैं, उसी क्षेत्र में किसान खाद के लिए मारे मारे भटकते रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये सारी चुनौतियां हम सब देख रहे हैं। इस मुद्दे पर सिरोही जी ने, आपने बहुत विस्तार से और नट सेल में सारी बात रखी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि इसका तो स्वागत किया जाए, जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन सरकार की नीति और उसकी जो नीति की बात करें, उसकी नीयत की बात करें, तो वो तो तब साफ हो जब जो भी समर्थन मूल्य मिल रहा है, क्या किसान को मिल रहा है? मुझे तो लगता है कि बिचौलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले जाते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा कि दाम बांधो की नीति को अगर सरकार लागू करे कि हर एक कोई भी, चाहे कृषि की जिन्स हो, कृषि का उत्पाद हो या कारखाने का उत्पाद, उसमें लागत में 50% जोड़कर उसका दाम तय कर दिया जाए। लेकिन यहाँ तो किसानों के लिए तो लूट है और उद्योगों के लिए छूट है। तो ये इस नीति पर लंबे समय से सरकार चल रही है और हम देख रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह के समय जो वैचारिक आंदोलन था और टिकैत साहब के समय वो लाठी के आंदोलन में बदला और वो एनजीओ के आंदोलन में बदल गया है। आपने कहा कि किसानों का नेतृत्व नहीं है, तो किसानों को संगठित होना पड़ेगा और ये भी तय करना पड़ेगा सरकार को कि जो खेती घाटे में जा रही है उससे कम से कम लगान न वसूल किया जाए। एक चीज़ और है इसमें कि आपने कहा कि उद्योगपतियों को तो छूट दी जा रही है। दरअसल ये छूट भी जो है, ये जो एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, इसमें भी 2 राज्यों के चुनाव सामने हैं और फिर दिल्ली जैसे राज्य का चुनाव आने वाला है। उसकी भी वजह है, अक्सर किसान या आम आदमी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस के लिए वोट बैंक अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग है, बाकी दीगर पार्टियों के लिए अपने अपने हिसाब से, बीजेपी के लिए किसान भी है और फिर हिंदुत्व भी है। तो ये अपनी जगह चीज़ें हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसकी चिंता भी कोई करेगा कि किसान को उतना मिल जाए जितने में वो खेती में अपना पेट पाल सके और अपने परिवार के बच्चों को ठीक से शिक्षा दे पाए और उनके भविष्य को संवार सके। केदार जी, आप किसान भी हैं, हम सब किसानी परिवार से आते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि मध्य प्रदेश तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है, भारत तो कृषि प्रधान है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये फैक्टर और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ उद्योग की कमी है और कृषि की अधिकता है। आपकी राय, चाहे खाद बीज की बात करें, वो मुद्दा फिर कभी अपन और उठाएंगे जो रमेश जी ने इसमें जोड़ा था। अभी तो ये कि क्या इसमें कितनी बढ़ोतरी की आपको उम्मीद लगती है या किसानों को इसके लिए फिर कुछ आंदोलन करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश की तो पूरी इकोनॉमी के लिए बढ़ोतरी की ज़रूरत है। आज हमारा स्टेट का जीडीपी अगर देखें तो 47-48% तो एग्रीकल्चर से आ रहा है, 65% लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है वो तो चल रही है एग्रीकल्चर से। तो जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं आएगा, बाजार रन नहीं करेगा, ये बहुत फैक्ट है। क्योंकि मेन जो स्टेक होल्डर है यहाँ का, जिसके पास परचेसिंग पावर होनी चाहिए जी, वो फार्मर है। जब फार्मर के पास ही नहीं है तो आपके आंकड़े बहुत बड़े दिखेंगे। आपका बजट जो है 4 लाख करोड़ का दिख जाएगा, आने वाले में 5-6 लाख का हो जाएगा। फिर भी सरकार को हर महीने 1000-2-2000 करोड़ रुपए उधार लेना पड़ रहा है। ये कारण क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मेन
जिसको परचेसिंग पावर होना चाहिए, जो किसान है उसके पास पैसा ही नहीं है। वो पैसा इसलिए नहीं है कि उसकी फसल का जो दाम है वो मिल नहीं रहा, वो घाटे की तरफ जा रहा। तो जब जो जो बहुसंख्यक आबादी जो खर्चा करने की क्षमता रखती है वो खुद ही घाटे में, तो स्टेट कागज पे बहुत फला फूला दिख सकता है, पर जमीनी हालात जो उसकी जो हम लोग अभी वर्तमान में देख रहे हैं वो वैसे ही है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को इसमें बोल्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। देखिए, केंद्र ने अपना काम कर दिया है, अब स्टेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं सोयाबीन का ही कैलकुलेशन देख रहा था, सोयाबीन इट्स वन क्रॉप से सरकार को 12 से 15 हज़ार करोड़ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा मिलता है, 12 से 15 हज़ार करोड़ सिर्फ सोयाबीन क्रॉप से। तो आप इस तरह का जो पैसा है वो कम से कम वापस बोनस के माध्यम से या जो भी स्कीम है फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में फार्मर को देना चाहिए, जैसे अभी सोयाबीन के किसान मांग रहे हैं। तो जब तक आप उनको पैसा नहीं दोगे, जो उनका पैसा है जो उनके उससे कमा रहे हो, वो जब तक आप उनको रिटर्न नहीं करोगे, आप कितने ही इन्वेस्टर सबमिट कर लो, जब तक आपका एक्चुअल जो रियल इन्वेस्टर है जो है वो फार्मर है मध्य प्रदेश का, बिल्कुल, वो जब तक मजबूती से खड़ा नहीं होगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। और केदार जी, चूंकि एक इसमें उम्मीद है, एक प्लस पॉइंट यह है कि किसान परिवार से माना राजनीति करने वाले शिवराज सिंह चौहान इस समय कृषि मंत्री है। जो आप बात कर रहे हैं ये अगर उन तक पहुंचे तो संभवतः वो खुद भी इस बात को समझते हैं, और अगर वो कुछ इनिशिएटिव ले लें, वो कुछ कोशिश कर लें, तो ये मामले सुलझ भी सकते हैं और किसानों को और राहत महसूस हो सकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये MSP तय हुई है वो थोड़ी सी अटपटी है और अधिकारियों ने ज़्यादा तय की है, इसमें राजनीतिक दखल कम लगता है। क्योंकि अगर इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता तो फिर कृषि माने गेहूं पर 150 की बढ़ोतरी नहीं होती। जाहिर है कि जब सरकार ने 27 रुपये प्रति कुंटल का वादा किया था तो 150 रुपये बढ़ाकर वो इसको 2425 पर नहीं लेकर आते। रमेश जी, आपकी इस पर राय? राघवन जी, मुझे तो ऐसा लगता है सरकार ने अब ये महाराष्ट्र और झारखंड में अपने किसान हितैषी घोषणाओं की विश्वसनीयता को स्थापित करने के लिए इस MSP को परसेप्शन के रूप में वहां फ्लोट करेंगे कि भाई हमने मध्य प्रदेश में इन फसलों पर ये MSP दी है, हम किसान हितैषी है। और वहां के लोग ये इसलिए इसका असर तो पड़ेगा क्योंकि उनको ग्राउंड पे ये नहीं पता कि इस MSP घोषणा में कितना घोटाला किया है। धान और जो सोयाबीन है उसे बिल्कुल छोड़ दिया, जबकि ये किसान की दुखती रग है। लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के वो झारखंड के लोग इस चीज को महसूस नहीं करेंगे। उनको तो ये बता देंगे कि हमने MSP घोषित किया, हम किसान हितैषी है। तो इसका राजनीतिक लाभ लेने का इनका एक उद्देश्य है। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं जी, सरकार ने अगर MSP के मुद्दे पे हमारे साथ छल किया है तो जो फसल बीमा है इसको ईमानदारी से लागू कर देते राघवन जी, तब भी किसान को बहुत नहीं तो कुछ राहत तो मिल जाती। वो किसान जो बीमा की अगर राशि मिल जाती है तो एक अच्छी राहत। लेकिन मैंने देखा है कि फसल बीमा की किस्तें जिस साल चुनाव होता है उससे कुछ 2-3 महीने पहले देते हैं। असल में रमेश जी, लेकिन 5 साल तक एक नया पैसा यहीं से शुरू होती है किसान संगठनों की भूमिका। क्योंकि सरकार ने कृषि का बीमा तो कर दिया, लेकिन अगर कृषि वो जो बीमा कंपनियां वो गड़बड़ कर रही हैं, सरकार की लापरवाही हो रही है, तो वहीं तो किसान संगठनों की भूमिका शुरू होती है। भले वो भाजपा के किसान मोर्चा हो या कांग्रेस के किसान मोर्चा हो, किसान की कोई जाति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। जो आपने बात उठाई है वो भी महत्वपूर्ण है कि अगर कृषि बीमा पर ठीक से काम हो जाए और किसानों को इसका पैसा मिल जाए तो बहुत सारे संकट से वो निजात पा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि पूरे संगठन में जो स्थितियां हैं किसी भी पार्टी के हो, बहुत कम ऐसे हैं जो मुद्दों को पकड़कर आक्रामकता के साथ सरकार को मजबूर करते हैं। अक्सर ये बोझ जो है वो प्रतिपक्ष पर आता है, लेकिन सत्ता पक्ष जो किसान संगठन है उनको भी अपनी सरकार से ये जरूर कहना चाहिए कि ये अहित की बात है किसान के और ये हित की बात है। तो ये बहुत सारी बातें हमें लगता है कि किसानों में जागृति आ रही है। जरूर कांग्रेस, भाजपा और दीगर दल के जो किसान नेता हैं वो इस मुद्दे पर सरकारों से बात करेंगे, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्यों की, और उसके लिए वो सड़क पर भी आएंगे। आपकी राय जयंत जी आखिरी अंतिम रूप से? जी रमेश जी, आप कुछ बात तो नहीं कहना चाह रहे थे? और मैं ये कह रहा था भैया कि आपने जो कहा ना बीमा कंपनियों का घोटाला सरकार की नजर में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अफसर और सरकार की नजरों में है और सरकार इसका 2 तरीके से इस्तेमाल करती है। एक तो राजनीतिक इस्तेमाल करती है, दूसरा अफसर, जैसे इनने ये घोटाला पूरे 5 साल करते और इसमें सरकार के लोगों का या और अफसरों का
हिस्सा ना हो, ये मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, चलिए ये भी एक नई चीज़ है। और चुनाव के साल जब 5वें साल होता है तो बीमा कंपनियां पैसा बांट देती है और फिर बाकी 4 साल उसी ढर्रे पे चलते हैं। जयंत जी, आपकी राय? जी, यहाँ पे सिर्फ 2 बातें कि जिस समय किसान की फसल आती है तब दाम अचानक घट जाते हैं और बाद में उनकी कालाबाजारी होती है, दाम बढ़ जाते हैं। मेरा मानना है कि उसके लिए सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का नियम है। जब ज़्यादा उत्पादन होगा या उत्पादन जब होता तब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो घट जाते हैं दाम। वो कहते हैं तो बाजार है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन कालाबाजारी को रोकने के लिए तय होना चाहिए कि एक निश्चित मात्रा में इससे अधिक दाम न बढ़े, 6%, 10%, इससे ज़्यादा दाम न बढ़े फसल आने से लेकर अगली फसल आने तक। दूसरा, हम सब ने इस पे बात की कि किसी भी मोर्चे पर, किसी भी मुद्दे पर किसान को लाभ नहीं मिल रहा, चाहे फसल बीमा की बात हो, और साथ साथ जो समर्थन मूल्य जिस तरह से आकलन किया जा रहा है उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। किसान को बहुत कुछ देना पड़ता है, अपनी मेहनत देनी पड़ती है और यहाँ तक कि बिजली के ट्रांसफार्मर तक खुद लगाने पड़ते हैं। बिजली विभाग इसमें भी बड़े पैमाने पर बहुत सारी बातें हैं। अभी तो दलहन पर तो सरकार आई नहीं, सिर्फ चने की बात हुई है, मसूर की बात हुई है, फिर इसमें बटला भी आएगा, वो भी तिवड़ा जो है वो तो खैर खेसी दाल में हो गया, उस पर तो प्रतिबंध है। लेकिन तुअर की दाल की बात करें, हम मूंग की बात करें, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार आगे पीछे ज़रूर कुछ घोषणा करेगी और जो सरकार के थिंक टैंक है वो उस पर विचार कर रहे होंगे। और इसमें जो किसानों के संगठन हैं, जो किसान हितैषी, चाहे वो पत्रकार हों चाहे संगठन के नेता हों, वो भी इस पर बातचीत जरूर करेंगे और आने वाले दिनों में इसके कुछ रिएक्शंस हमको मिल सकते हैं। लेकिन अभी तो सरकार ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो सरकार ने नहीं दिया है उसके लिए सरकार पर दबाव और उसके साथ साथ किसान संगठनों की सक्रियता भी जरूरी है। तीनों मेहमानों का साधुवाद। केदार जी, आपका बहुत धन्यवाद। जयंत जी, आपका साधुवाद। और रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।